स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 7 क्लास का साइंस देख रहे हैं। अपशिष्ट जल चौथा चैप्टर है ना, 7 क्लास का साइंस का चौथा पार्ट। अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं 7वां क्लास का तो प्ले लिस्ट में देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, मैथ पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, एक आध दो चैप्टर कहीं कहीं का छूटा है तो उसको करा देंगे बहुत जल्द। और साइंस का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, साइंस में 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, आज चौथा देख रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है अपशिष्ट जल, यानी अपशिष्ट माने वेस्ट वाटर है ना, खराब जल। कारण व निपटान, यानी क्यों अपशिष्ट जल हो रहा है, जल प्रदूषित क्यों हो रहा है, उसका खराब जल क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसका निपटान कैसे होगा। ठीक है, तो वो पानी अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर, पानी की बर्बादी क्यों हो रहा है, कारण पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसका निपटान है, उसका क्या उसका उपाय है उसको निपटाने का, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हट जाते हैं हम। हाँ, देखिए गांव या शहर सभी जगह हम प्रतिदिन जल का उपयोग करते हैं, चाहे गांव हो या शहर हो, पानी का तो प्रयोग हर दिन करते ही है। ठीक है, परिणाम स्वरूप उपयोग के उपरांत ज़्यादातर ये दूषित रूप में बहा दिए जाते हैं। देखिए, पानी हम हर जगह उपयोग करते हैं, पानी उपयोग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उपयोग के बाद उसको हम बहा देते हैं। ठीक है, उपयोग के बाद क्या करते हैं, बहा देते हैं। जैसे नहाएं तो नहाने के बाद जो पानी बह रहा हो तो बहा ही नहीं देते, उसको कहाँ रखेंगे। कपड़ा धोने के बाद जो पानी रहता है उसको भी बहा देते हैं। ठीक है, तो ये जो उपयोग के बाद हम पानी को क्या करते हैं, बहा देते हैं, चाहे शहर का बात हो या गाँव की बात हो। क्या है, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, क्या आप बता सकते हैं किन किन कार्यों के उपरांत दूषित जल घरों से बाहर बहा दिए जाते हैं। क्या घरों के अलावा और भी किन्हीं जगहों से दूषित जल निकालता है और नलियों में बहा दिया जाता है। ऐसे दूषित जल क्या कहलाते हैं, तो ये अपशिष्ट जल कहलाते हैं। ठीक है, तो बोला है कि क्या घर में ही खाली अपशिष्ट जल निकालते हैं या और जगह। तो देखिए, जितना भी फैक्ट्री माने जहाँ भी पानी का प्रयोग हो रहा है, फैक्ट्री सब में, जो बड़े बड़े उद्योगों में, घर में, जहाँ पे भी हो रहा है, तो वहाँ पे पानी का प्रयोग करने के बाद जो खराब जल है उसको बहा दिया जाता है नाला में, है ना। तो वो जो पानी जो खराब जल बहा दिया जाता है नाले में, उसी जल को अपशिष्ट जल कहते हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर उसको कहते हैं, बर्बाद हो गया वो पानी। ये अपशिष्ट जल कहाँ जाता है, ये हमारे पर्यावरण पर क्या असर डालता है, क्या इसे इस प्रकार व्यर्थ में बहा देना चाहिए। तो यही सबका जवाब यहाँ पे हमको देना है, पढ़ना है। ठीक है, दूषित जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये अपशिष्ट जल कहाँ जाता है जो हम लोग बहा देते हैं, ये हमारे पर्यावरण में क्या असर डाल रहा है, इसे बेकार व्यर्थ में बहा देना चाहिए कि नहीं बहाना चाहिए, दूषित जल का उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी ये जो बहा देते हैं बेकार वाला पानी, इसको कुछ उपयोगी कैसे बनाया जाए। तो यही सब प्रश्नों का हल हम इस अध्याय में ढूंढेंगे। ठीक, तो चलिए पहला इसके यहाँ पे देखते हैं आगे। जल मूलभूत आवश्यकता। जल क्या है, एक मूलभूत आवश्यकता है। जल के बिना देखिए तो जीवन की कल्पना हो सकती है, नहीं हो सकती। जल मूलभूत आवश्यकता है, यानी पानी बिना हम कितना दिन रह सकते हैं, 1 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, 2 दिन, 4 दिन, कितना दिन रहिएगा, है ना। तो जल क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। क्या जल के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है, बिल्कुल नहीं, है ना। स्वच्छ जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है। निम्नलिखित क्रियाकलापों के द्वारा स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल का जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके दोबारा उपयोग से पहले उसमें मौजूद प्रदूषकों को अलग करना जरूरी है। ये अचानक से कहाँ से आ गया, चलिए क्रियाकलाप समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल का जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके दोबारा उपयोग से पहले मौजूद प्रदूषकों को अलग करने, जैसे जल में जो भी प्रदूषक है यानी हानिकारक चीज़ है उसको हटा लेना चाहिए, उसका उपयोग करने से पहले। ठीक है, ये क्रियाकलाप। स्वच्छ जल का उपयोग लिखिए। तो स्वच्छ जल का कहाँ कहाँ उपयोग है, पीने में, खाने में, भोजन में बनाने में, ना नहाने में, कपड़ा धोने में, तो सब स्वच्छ जल का प्रयोग ना होता है। सिंचाई में, फैक्ट्री, उद्योग, ये सब में। वर्तमान समय में उपयोग के लिए स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। देखिए, अभी का समय में स्वच्छ पानी जो शुद्ध जल है वो सभी को शुद्ध जल
जो अच्छा पानी, स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है अभी भी। अब ये उपलब्ध नहीं तो आने वाले कुछ साल में तो बहुत ज़्यादा इसका संकट होने वाला है जल का, है ना। स्वच्छ जल की अनुपलब्धता के कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग दूषित जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है। तो ये स्वच्छ जल ना मिल पाने के कारण पूरी दुनिया में बहुत बड़ा जनसंख्या है, बहुत सारे लोग हैं जो कि दूषित जल पी करके और उससे संबंधित बीमारियों से उसे पीड़ित होना पड़ता है, बीमार हो रहे हैं, ठीक है। यह विडंबना ही है कि हमारे देश में आज भी लोगों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह गंभीर समस्या नहीं है? तो देखिए, अभी इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के दौर में, साइंस के दौर में भी अभी भी ऐसा बहुत सारा देश है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे पानी के लिए, अच्छा पानी, स्वच्छ जल, पीने योग्य पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक लोग पैदल चलते हैं। अभी के दौर में भी ये हाल है पानी को लेकर, है ना। जो कि 5G दुनिया आ गया, फिर भी ये दौर है, पैदल लोग पानी की तलाश में भटकते हैं कई किलोमीटर तक, है ना। तो ये वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 12 मार्च को, है ना, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाटर डे, पानी डे 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। तो ये संयुक्त राष्ट्र जो है अमेरिका ने, इसने 2005 से 15 तक का अवधि को जीवन के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। तो ये किया, उससे क्या है आगे देखते हैं। क्या अपशिष्ट जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है? जल की सफाई करने के प्रक्रम में अपशिष्ट जल को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले प्रदूषकों को अलग किया जाता है। अपशिष्ट जल के उपचार, ट्रीटमेंट का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। तो देखिए, जो भी अपशिष्ट जल है, गंदा पानी है, उसको हम पुनः स्वच्छ कर सकते हैं, है ना, पुनः उसको साफ सुथरा कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं। तो जल की सफाई करने का जो प्रक्रम है, जिसमें अपशिष्ट जल को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले, यानी गंदा जल को जल स्रोत यानी तालाब या नदी में छोड़ने से पहले, कहा कि तालाब और नदी में अगर हम वही गंदा जल, नाला वाला पानी को छोड़ देंगे तो वहाँ का पानी भी बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वहाँ नदी तालाब में छोड़ने से पहले उसका जो भी प्रदूषक है, यानी जो भी हानिकारक है उस पानी में, उसको हटाना, उसको अलग करना क्या कहलाता है? वाहित मल उपचार कहलाता है, ठीक है। वाहित मल उपचार, जैसे नाला में पानी जा रहा है, उसमें बहुत सारा ठोस कचरा होता है ना, जिस ठोस को अलग करना, या और उसमें बैक्टीरिया सब, जीवाणु सब होता है, तो उसको अलग करके और तब उसको सही नदी तालाब में पहुंचाना, तो ये वाहित मल उपचार कहलाते हैं। यानी यहाँ पे उपचार उसका कर रहे हैं मल का, है ना, गंदगी का। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल की मात्रा होती है, जिससे घुले हुए विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ होते हैं, यानी हानिकारक पदार्थ होते हैं। ये दूषित पदार्थ संदूषक कहलाते हैं, ठीक है। संदूषक क्या है? तो वाहित मल, यानी कि पानी में जो गंदा पानी है उसमें वाहित मल जो होता है अधिकांश जो है जल जैसा ही रहता है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, तो उसी को संदूषक कहते हैं, ठीक है। जो भी पानी में दूषित पदार्थ है, घुला हुआ है ना, पानी में घुला हुआ दूषित पदार्थ को संदूषक कहते हैं, ठीक है। हाँ, क्रियाकलाप 2 देखिए क्या दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। आपने वाहित मल को घरों से निकलते हुए देखा होगा, बिल्कुल देखा है सभी ने, है ना। इस तरह का वाहित मल और कहाँ से निकलता है? रिक्त स्थान को भरने प्रयास। कहाँ से निकलता है? स्कूल से, कॉलेज से, फैक्ट्री से, कहाँ से निकलता है, वो सबको भरना बोला है। खैर ये सब छोड़िए। उसके बाद आगे इसमें और क्या बोला था? क्या अब आप यह पता कीजिए कि यह वाहित मल वर्षा जल से मिलकर कहाँ जाता है और किस प्रकार जल स्रोत को प्रदूषित करता है। तो ये जो वाहित मल है नाला से, वो जाकर के तालाब, एक तो तालाब में जाता है, नदी में जाता है, झील, नदी, तालाब, और इसी तरह से नदी तालाब में जाता है और प्रदूषित क्या करता है? नदी को, तालाब को, इस सबको प्रदूषित खराब कर देता है, ठीक है। तो ये सब हो गया क्रियाकलाप। इसमें भी वही स्कूल सब का उदाहरण देना है। कहाँ इसका आगे कहाँ से है? चलिए, ये एक टेबल यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है,
कार्बन अशुद्धियाँ, हाँ इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या क्या पानी में अशुद्धियाँ रह सकते हैं, गंदगी रह सकती है। देखिए कार्बनिक अशुद्धियाँ जिसमें मानव मल मूत्र, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया जिसको मूत्र, फल सब्जी का कचरा इत्यादि, ये सब कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। कार्बनिक है ना, कार्बनिक यानी सड़ने का, ये सड़ गल जाता है या लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। अकार्बनिक अशुद्धियाँ में हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, धातु, ये सब है ना, नाइट्रोजन, फास्फेट और धातु, ये अकार्बनिक है जो कि जल्दी सड़ता नहीं है, ठीक है। उसके बाद पोषक तत्व भी होता है इस वाहित मल में, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जिसको पोषक तत्व जिसको कह सकते हैं। जीवाणु होता है, जीवाणु जैसे हैजा के लिए जीवाणु, टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु है, बैक्टीरिया, जिससे क्या होता है हैजा, टाइफाइड रोग, ये सब बीमारी उत्पन्न होता है। अन्य सूक्ष्म जीव भी होता है, बहुत सारा और भी सूक्ष्म जीव होता है, जिससे पेचिस बीमारी भी हो सकता है, होता है, ठीक है। पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले एवं मृतजीवी, बहुत सारे मृतजीवी भी होता है। तो ये सब इस कचड़े में होता है, जो प्रदूषित जल है उसमें रहता है। अच्छा किधर है समझना, ये सब क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप छोड़ दे रही, पढ़ लीजिएगा ना। हाँ आगे देखते हैं यहाँ से। वाहित मल खुले नालियों से जाकर पेयजल स्रोतों से मिल जाते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। पीने वाला जल स्रोत से मिल जाता है, कुआं, नदी, तालाब, ये सब में। उन नालियों में खतरनाक मच्छर पैदा होते हैं जो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे बीमारियों का कारण होता है। और जो नाला बह रहा है तो उस नाले में मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ये सब जैसे खतरनाक बीमारी होते हैं। वाहित मल के पेयजल स्रोत में मिलने के कारण मनुष्य, जंतु एवं पेड़ पौधे इससे प्रभावित होते हैं। तो ये जो गंदा पानी है, ये पानी बह करके और पेयजल यानी जल का अच्छा जो स्रोत है वो सब में मिल जाता है, जिसके कारण इंसान के साथ साथ जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। इसे हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। चलिए इस चित्र द्वारा हम इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये नाला सबका पानी है, देखिए नाला उलब का पानी सभी तालाब में आ रहा है, ये चापानल का पानी, ये सब पानी इधर होटल से निकल के, घर से निकल के, अस्पताल से, स्कूल से, हर जगह से निकल के नदी में मिल रहा है, देख रहे हैं ना चारों तरफ से। तो ये सब पानी को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। नदी तालाब का पानी गंदा हो जा रहा है, जो कि जंतुओं के पीने लायक भी नहीं रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पे और ज़्यादा फैक्ट्री सब से निकल के पूरा कचरा नदी में, तालाब में, होटल से, तो ये सब हो रहा है ना। तो ऊपर वाला था ग्रामीण क्षेत्र का स्थिति, ये है ना, और ये वाला है शहरी क्षेत्र। देखिए बड़ा बड़ा फ्लैट, होटल, उद्योग, ये सब से निकलने वाला। चलिए अपशिष्ट जल के प्रबंधन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये सब अपशिष्ट जल जो है, गंदा पानी, वो तो हानिकारक है ही, है ना, ये हानिकारक है, समझ में आता है। अब इसको कैसे, इसका क्या उपचार है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अपशिष्ट जल प्रबंधन, देखिए आप जान चुके हैं कि किस तरह वाहित मल कई स्रोतों से प्रतिदिन बाहर निकलता है, बहुत सारे स्रोतों से निकलता है, घर से निकलता है, स्कूल से निकलता है, अस्पताल से, होटल से, है ना, बहुत सारे चीज़ों से, उद्योग से, सबसे निकलता है। इसलिए इसे नदियों में प्रवाहित करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। शहरों में वाहित मल को प्रायः भूमि के अंदर पाइपों की मदद से सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों को में जाल को सीवर कहा जाता है, पाइपों के जाल को सीवर कहा जाता है। तो शहर में क्या होता है, शहर से जो शहर आसपास तो नदी उदी वैसे मिलता नहीं है जल्दी, तो शहर से पानी को निकालने के लिए कचरा वाला को, नाली को, तो ये अंडरग्राउंड पाइप बिछाया जाता है और उस पाइप को सीधे नदी तालाब में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो अंडरग्राउंड अंदर जो पाइप बिछा हुआ है चारों तरफ, पाइप का जाल है, उसको सीवर कहते हैं, ठीक है, जिससे वाहित मल को नदी उदी में बहा दिया जाता है पाइप द्वारा। जो जल ये कचरों का उद्गम स्थान से विसर्जन स्थान तक ले जाती है, यानी जहाँ से निकल रहा है वहाँ से लेकर के जहाँ विसर्जन, जहाँ बहाना है वहाँ तक पूरा पाइप बिछा हुआ रहता है, ठीक है। सीवर का ऊपर जगह जगह पर मेन होल पाए जाते हैं, सीवर के ऊपर में ही मेन होल जगह जगह पर पाया जाता है। जैसे ये मेन होल है, ये वाला देखिए, है ना, मेन होल माने कि यहाँ पे ये खोल करके और कुछ कचरा उचरा हुआ तो यहाँ पे इसको साफ किया जा सकता है, ठीक है, फिर इसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह का नाली, अंडरग्राउंड नाली बना हुआ रहता है शहरों में। मेन होल के द्वारा इन सीवरों की सफाई की जाती थी, इससे सफाई की जाती, ठीक है। चलिए ये देखिए, इसे बड़ा बड़ा नाला रहता है ना।
आगे है, जल इस कचरों को सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित करने से पहले उपचारित करना आवश्यक है ना। इससे उपचार की प्रक्रिया इसके उपचार की प्रक्रिया निम्नांकित 3 चरण में होता है। तो जो अपशिष्ट पानी है, जल है, गंदा पानी है, उसको नदी तालाब में बहाने से पहले इसको उपचार माने साफ कर लेना जरूरी है। तो इसका देखिए साफ करने का 3 चरण होता है, 3 चरण में ये साफ होता है, इसका उपचार होता है। देखिए पहला प्राथमिक उपचार जिसको कहते हैं। प्राथमिक उपचार में क्या होता है, देखिए सबसे पहले जलीय कचरों को नालियों की मदद से जगह जगह पर अवस्थित पंप हाउस में एकत्रित किया जाता है। पंप हाउस जगह जगह पर उसमें जमा किया जाता है। इसे पुनः मल जल उपचार संयंत्र, स्वेज प्लांट, एक प्लांट होता है पानी साफ करने का, स्वेज प्लांट जिसको कहते हैं, स्वेरेज प्लांट तक लाया जाता है। उस प्लांट तक यानी उस एक तरह का फैक्ट्री समझिए, वहाँ तक लिया जाता है। यहाँ बने लोहे के जालियों की मदद से बड़ी वस्तुएं जैसे कचरे, कपड़े, प्लास्टिक के टुकड़े आदि को अलग छान लिया जाता है। इसके बाद प्राप्त जल को अवसादन टैंक में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो शुरू में जो पानी है उसमें इस तरह से समझिए ये जाली रहता है इस तरह का, इस जाली से पार कराया जाता है। तो जाली में क्या होता है कि जो भी कचरा, ठोस कचरा है, कपड़ा है या ठोस वस्तु है, वो सब तो जाली में छका गया। उसके बाद खाली लिक्विड आगे पार हुआ। फिर लिक्विड जो पानी, द्रव वाला पानी आगे बढ़ेगा, उसको फिर अवसादन टैंक में उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, अब अवसादन टैंक में क्या होता है, इसमें निलंबित कंकड़, बालू जैसे अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाता है। जो टैंक बड़ा टैंक में भेज दिया जाता है, उसको कुछ देर अस्थिर रखा जाता है, जिसमें बड़ा कचरा जो है, बालू उलू, रेत उत, वो सब नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो ऊपर शुद्ध पानी थोड़ा सा रहेगा, उस शुद्ध पानी को फिर आगे बहा दिया जाता है, आगे ले जाया जाता है, फिर उसको उपचार किया जाता है, अगला चरण है ना। तो इन अशुद्धियों को पृथक कीचड़ कहा जाता है। तो यहाँ जो जम गया उसको पृथक कीचड़ यानी प्राथमिक कीचड़ यानी प्राइमरी स्लज यानी प्राथमिक, ये शुरुआत का कीचड़ हुआ। शुरू तो ठोस का अलग करते हैं जाली द्वारा, और ये कीचड़ का पहला रूप है जिसको अलग हुआ, पहला कीचड़ है ना। इस कीचड़ को बाहर निकाल लिया जाता है। इससे जीवाणुओं द्वारा अपघटित कर इसका उपयोग बायोगैस तथा जैव उर्वरक बनाने में किया जाता है। और इस जो कीचड़ बचा, इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है या बायोगैस बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चरण। ठीक है, पहला चरण में क्या हुआ समझ में आया ना, जाली द्वारा ठोस पदार्थ को रोका गया, उसके बाद उसको टंकी में जमा करके और नीचे जमा दिया गया, यानी जो भी उसका जमने जैसा था, बालू रेत सब, उसको जमा दिया गया। जो कचरा था उसको नीचे जमा करके और पानी को अलग किया गया। अब दूसरा चरण में क्या करते हैं, देखिए इसके बाद उपचारित जल को खुले वातन टैंक में डाला जाता है। उसके बाद जो पानी बचा, कचरा अलग होने के बाद, उसको फिर एक टैंक में डालते हैं। यहाँ उपस्थित वायवीय जीवाणु, इस टैंक में जीवाणु होता है, जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है। यह क्रिया पूर्णतः जैविक होती है। जीवाणु को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीकरण क्रिया को तीव्र करने के लिए बाहर से टैंक में हवा को प्रवाहित किया जाता है। तो ये जो टैंक है उसमें कुछ जीवाणु रहता है, वो सब जीवाणु पानी में उपस्थित जो भी है गंदगी, उसको खा पी के पचा के उसको साफ कर देता है। ठीक है, इस उपचार के बाद बची अशुद्धियों को द्वितीयक कीचड़ कहते हैं। तो यहाँ जो उपचार हुआ उसके बाद फिर जो कीचड़ बचा उसको कहते हैं द्वितीय कीचड़, यानी दूसरा कीचड़ का रूप है। ठीक है, इससे भी जैव उर्वरक या बायोगैस बनाया जाता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है, पानी एक तरफ से शुद्ध हो रहा है, पानी को अच्छा कर रहा है, पानी जो शुद्ध करने में जो कचरा बच रहा है, उस कचरा का भी उपयोग हो जाता है बायोगैस बनाने में या उर्वरक बनाने में, है ना, उसका भी उपयोग हो जाता है, माने कचरा भी बेकार नहीं जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा उपचार हो गया। दूसरा उपचार में द्वितीय कीचड़ यानी दूसरा कीचड़ बना, उसमें जीवाणु से उसको साफ किया गया। अब तीसरा उपचार देखिए, तीसरा लास्ट उपचार, इसके बाद उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है। क्लोरीनेशन टैंक यानी उसको क्लोरीन शब्द दे करके उसको साफ किया जाता है, जिससे जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव समाप्त हो जाता है। ये जो क्लोरीन उसमें रहता है, क्लोरीनेशन टैंक यानी क्लोरीन रहता है उसमें, क्लोरीन का काम है जीवाणु को नष्ट करना। तो जो भी इसमें जीवाणु बचल खुचल वो सब जीवाणु को वो क्लोरीन नष्ट कर देता है। इसे उपचारित जल को जल स्रोतों में प्रवाहित किया जा सकता है। इस जल का उपयोग सिंचाई अथवा औद्योगिक प्रक्रमों में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जो पानी जो है तीसरा चरण के बाद जो पानी बचा वो एकदम शुद्ध पानी हो जाता है, स्वच्छ जल। उसको सिंचाई उचाई में उपयोग कर सकते हैं, नदी तालाब में उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पशु पी सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, जलकुंभी
और यूकेलिप्टस भी तेजी से अपने आसपास के दूषित जल को अवशोषित करते हैं तथा वातावरण को शुद्ध जलवाष्प मुक्त करते हैं। तो ये जलकुंभी, ये सब जलीय जीव हैं यूकेलिप्टस, ये भी पानी को स्वच्छ रखने में उपयोगी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लांट दिया हुआ है रूका डैम में, रूका फिल्ट्रेशन प्लांट, रूका डैम में जो प्लांट है, लेकिन यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, घरों में शुद्ध पेयजल का व्यवस्था। अब ये जो नाला था वो बोला नाला पानी को तो शुद्ध कर दिया है ना, अब घर में शुद्ध जल का व्यवस्था कैसे करेंगे। देखिए, आप जो पेयजल विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर उपयोग करते हैं, क्या वह शुद्ध है? नहीं रहता, 100% शुद्ध नहीं रहता है। उसमें भी कई प्रकार की घुलनशील तथा अघुलनशील अशुद्धियाँ होती है। उसके उपचार के लिए कई तरह के फिल्टर बाजार में क्रय किया जाता है, जिनमें से कुछ फिल्टर के चित्र नीचे दिए हुए हैं। फिल्टर करके पानी पिया जाता है, जैसे ये सब फिल्टर दिया हुआ है ना, ये सब में जीवाणुनाशी फिल्टर होता है, इसमें पानी को शुद्ध कर देता है। ठीक है, क्या घरेलू उपयोग के द्वारा भी हम शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सकते हैं? घरेलू उपाय द्वारा ना, क्या तो बोल रहा है कि अगर फिल्टर ना ले पाए तो कुछ घरेलू उपाय है जिससे हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। तो एक बर्तन में गंदा जल लीजिए ना, तो इसके लिए देखिए क्या करना है, एक बर्तन में गंदा जल लेना, उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए तथा उसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला दीजिए। आप क्या देखते हैं, कुछ देर में आप देखेंगे कि जिस बर्तन में फिटकरी डाली गई थी उस जल में उपस्थित गंदगी बर्तन के तल में बैठ गई है तथा जल साफ हो गया है। तो फिटकरी डाल के हम पानी को साफ कर सकते हैं। ठीक है, फिटकरी डालने से जो भी इसमें गंदगी है, जो जीवाणु है, सब नष्ट हो जाता है। ठीक है, और वो साफ हो सकता है। ठीक, पुनः हम इस साफ जल को छन्ना पात्र की मदद से छान कर और साफ जल प्राप्त कर सकते हैं, यानी शुद्ध जल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ सावधानियां यहाँ पे दिया हुआ है। घरेलू सावधानियां, घर में उपयोग किए जाने वाले पेयजल को साफ सूती कपड़े से छाना जा सकता है। तो साफ सूती कपड़े से छान लेना चाहिए। पानी को उबाल कर भी शुद्ध किया जाता है, पानी को उबाल करके शुद्ध किया जाता है। पानी को ज़्यादा तो उबाल के ही पीना चाहिए, खासकर कभी के दौर में। इन्हें भी जानिए क्या चीज़ है, इसको भी जान लेते चलिए। हाँ, यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल को निर्मूल करते हैं। तो यूकेलिप्टस, ये जो लिप्टस पेड़ है, देखिए लिप्टस वाला पेड़ देखे होंगे, लंबा लंबा रहता है। तो ये लिप्टस पेड़ जो है अपशिष्ट जल को सोखता है और उसको मतलब पानी को साफ करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो भी वाहित कचरा उचड़ा जा रहा है उसके चारों ओर इस पेड़ को लगाना चाहिए, है ना, इस वृक्ष को लगाना चाहिए, जिससे जो अपशिष्ट जल को ये अवशोषित कर लेते हैं, जो गंदा पानी इसको खींच लेता है। ठीक है, यूकेलिप्टस का पेड़। अपशिष्ट पदार्थ कुचड़ा बोलते हैं, कूड़ा कचरा निपटान। अभी इसका निपटान कैसे करना है। अपशिष्ट पदार्थ एवं कूड़ा कचरा हमारे दैनिक क्रियाकलापों का परिणाम है, लेकिन हमारे प्रयासों से हम इसे सीमित अवश्य कर सकते हैं। प्रायः हम सभी कूड़े कचरों को उठाने वाले दुर्गंध से परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, अपशिष्ट पदार्थ ये तो अपशिष्ट पदार्थ जो है, कूड़ा कचरा जो है वो तो आते ही रहेगा, होते ही रहेगा, लेकिन क्या है कि हम इसका सीमित मतलब इसको कम कुछ ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए उपयोग तो हर ज़रूरी है सब कुछ का, जैसे खाने पीने का चीज़ उपयोग कर ही लेते हैं, वस्तुओं का उपयोग भी होता ही है, तो वो सब तो मतलब कूड़ा कचरा भरेगा ही घर में, है ना। प्लास्टिक या अन्य चीज़, खाने का छिलका उलका, तो सबसे कचरा होता ही है, लेकिन हम इसे निपटान करने की कोशिश करें, कम करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरा ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है ना। जब तक हम चीज़ों का उपयोग करते रहेंगे तब तक कचरा होगा, लेकिन थोड़ा कम करें और उसको ऐसे निपटान करें कि वो किसी को नुकसान ना पहुँचाए, है ना। तो दुर्गंध से बचें, बीमारियों से बचे। तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, पहला, जागरूक नागरिक के कर्तव्यों के बारे में चर्चा कीजिए। एक जागरूक नागरिक की तरफ सोचिए। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोग वाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। तो देखिए, कचरा उचरा जो सड़क पर बिखर जाता है, बिखार देते हैं, उससे क्या होता है, रोग वाहक मच्छर, मक्खियाँ, ये सब पनपता है। और एक तो महक भी देखते हैं कैसे खराब महकता है। एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम नगर पालिका तथा पंचायत को इस विषम परिस्थिति के बारे में आगाह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित
जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन कीजिए। तो बोला है कि अगर गांव में इस तरह का कचरा कहीं पे देखें, अगर नगर निगम का इलाका है तो नगर निगम आप उसको खबर करें और साफ करने का प्रयास करें। अगर कोई पड़ोसी आपका है जो गंदगी फैला रहा है तो उसको आप समझाने का प्रयास करें, है ना। और स्वस्थ मतलब उसके नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील कीजिए कि कैसे आपकी जो कचरा फेंक रही इससे बीमारी हो सकती है। इस तरह से मतलब समझाने का प्रयास करें, ना निवेदन करें कि वो ऐसा ना करें। क्या हम इस तरह के अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का बोझ कम नहीं कर सकते? तो इस तरह से अगर हम सभी लोग अगर अपने अंदर समझदारी कर ले कि हम कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, कोई फेंक रहा है तो उसको भी समझाएंगे, और कहीं पर वैसे ज़्यादा कूड़ा कचरा है तो उसको हम नगर निगम द्वारा उसको साफ करवाएंगे। तो ऐसा अगर सब सोच ले तो कुछ हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है, प्रदूषण से, है ना। स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल से उत्पन्न होने वाले रोगों पर चर्चा कीजिए। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, पहला में तो अपने आप जागरूक होइए, है ना, दूसरों को जागरूक कीजिए। दूसरा बोल रहा है कि जो स्वच्छता यानी साफ सफाई की कमी से जितना बीमारी सब हो रहा है, शुद्ध यानी दूषित जल को पीने से जो बीमारी सब हो रहा है उस पर चर्चा कीजिए। क्या स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग, लगभग जनसंख्या का 22%, देखिए 22% यानी 100 में से 22 गो लोग, है ना, आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है। शौचालय आज भी उनके पास नहीं है, 22% लोगों के पास। तो खैर मोदी ने एक काम अच्छा किया है, शौचालय लगभग अब सबको दे दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी वंचित है, क्योंकि शौचालय वो दिए भी तो खैर उनका क्या गलती है, लेकिन पहुँचते पहुँचते वो शौचालय डूबा जैसा हो गया था, गड्ढा का। हम लोग खुदे मिला था, एक ठेवना गड्ढा करके उसमें कई ठोईटा देगा। अब एक ठेवना मैंने एक ही महीना में भर जाएगा, तो सक्सेस नहीं हो पाता। यही गाँव तक पहुँचते पहुँचते कोई भी जो योजना है, नहीं तो कोशिश तो किए हर घर में देने का, और हर घर में दे दिए, लेकिन अनुपयोगी है। कोई अपने से मेहनत करके अपने पैसा उसे खर्चा करके अगर बढ़िया से बना दिया तो उसका ठीक है, और जो खाली सरकारी के भरोसे रह गया तो ऐसा वो लोग करके गया है कि मैंने बना के गया और दूसरे दिन किसी का धंस गया, तो किसी का ऊपर का ढलाई धंस गया, तो क्या हो गया, है ना। तो ऐसा देखते हैं, अपना गांव में भी देखते हैं, मैंने बेकामा, है ना। तो इस पर भी थोड़ा सा ही करना चाहिए कि जो काम कर रहा है, काम हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं। खाली दे देने से क्या होगा, है ना। तो ग्राउंड लेवल तक देखना चाहिए काम सही हुआ कि नहीं। तो आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है 22% लोग, है ना। इतना ज़्यादा योजना शौचालय का स्पेशल योजना होते हुए भी लिस्ट में तो सबका घर में शौचालय बना हुआ है, लेकिन आप जाके देखिए अपने आप भी गाँव के होंगे तो देखते होंगे कैसा शौचालय बना था, है ना। वैसे जनसंख्या का बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारे, रेल की पटरी, सड़क किनारे, खुले मैदान में, खेतों में और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग देते हैं। अब देखिए शौचालय नहीं तो क्या करेगा, खुले स्थान में जाएगा, नदी के किनारे, खास करके तालाब के किनारे, हैं, रेल के पटरी, सड़क के किनारे, खुले मैदान में, पूरा जहाँ जगह मिले, है ना, वहीं कर देगा। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इसमें जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। तो इसमें जल पानी का भी प्रदूषण होता है, मिट्टी में भी का भी प्रदूषण होता है ना। सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोगों का कारण है। तो ये सबसे मिट्टी और जल प्रदूषित होता है, और उसका प्रयोग किसी तरह होगा तो हेपेटाइटिस, पेचिस जैसा बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो वाहित मल निपटान को वैकल्पिक व्यवस्था, अब देखिए इसका क्या व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था। क्या स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान यंत्रों को बढ़ावा दिया जा सकता है? यानी कुछ छोटा मशीन सब, जिससे यंत्र तंत्र सब, जिससे कि पानी को स्वच्छ किया जाए, है ना। इसके कुछ उदाहरण है सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग किया जा सकता है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयोग है जहां मल वाहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, विद्यालय भवन, अलग अलग बने मकान, 4 से 5 घरों का समूह, तो ये सब में सेप्टिक टैंक लगाने चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि हवाई जहाज में वाहित मल का निपटान कैसे होता है? हाँ, हवाई जहाज में जैसे कोई मल त्यागा तो वह का निपटान कैसे होता है? कुछ संगठन मानो तो उसमें एक रहता है टैंक, है ना, इसका जवाब नहीं दिया है, तो उसमें क्या रहता है,
उसमें भी एक तरह का टैंक रहता है ना, जिससे कि वो उसको निपटान किया जाता है, नीचे गिर नहीं जाता है। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट की स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधा प्रदान करते हैं। इन शौचालय में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय में मल बंद नलियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाले बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में, तो ये सब जितना कचरा उचरा मल मूत्र है वो सबसे बायोगैस बनाया जा सकता है। तो बायोगैस बना करके उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कचरा का निपटारण भी हो सकता है। ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता, सार्वजनिक मतलब जैसे हो गया स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज या फिर अस्पताल, ये सब सार्वजनिक स्थल है। तो वहाँ पे कैसे साफ रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर और ज़्यादा गंदगी होता है आदमी की भीड़ के कारण, है ना। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता है, तो मेला भी सार्वजनिक स्थान है। भीड़ बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार बाजार, मेला, रेलवे स्टेशन, बस, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। यहाँ रोज़ हज़ारों लोग आते हैं, है ना। यहाँ बहुत मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ, अब हज़ारों लोग आएंगे तो गंदगी भी होगी उसी तरह से, है ना। क्या इसका उचित निपटान जरूरी है? जरूरी तो है भाई, है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे कई तरह के रोग फैल सकते हैं। सरकार द्वारा स्वच्छता के कुछ नियमित मानक निर्धारण किए हैं।